ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसलेशनल, ठीक है, टोटल मेरे 3n होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें 3 ट्रांसलेशनल होते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी 2 या 3 मेरे क्या हो सकते हैं, रोटेशनल। सबको याद है ना, ये लीनियर के लिए, ये नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, और जो मेरे वाइब्रेशनल होंगे वो 3n-5 या 3n-6 हो जाएंगे। सबको याद है, इतनी बात याद रखनी है, सफिशिएंट है। ठीक है, ये लीनियर के लिए, ये नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना ही तुम्हें अगर आता भी है ना, तो अगर इतना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सब कर सकते हो। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए, एंट्रोपी कैलकुलेशन हाँ, ठीक है, इतनी बात तो सबको याद है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। ये लोग मुझे क्या कहता है, ठीक है, ये लोग मुझे क्या कहता है, ये लोग मुझे कहता है कि हर ट्रांसलेशनल, ध्यान से सुनना, हर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार, ठीक है, हर एक ट्रांसलेशनल और हर एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो हाफ के टी होती है। समझ रहे हो, हाफ के मेरा कौन क्या है, ये मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और टी मेरा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ इसको कैपिटल कर दो। ठीक है, ये मेरा क्या है, टेम्परेचर, जो कि हम केल्विन में लेते हैं, इतना तो मैं आइडिया है। ठीक है, और अब बात आती है वाइब्रेशनल। क्या वाइब्रेशनल को क्यों नहीं लिखा, तो जो वाइब्रेशनल होती है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन एकदम बड़ा भाई होती है। ठीक है, वाइब्रेशनल को ज्यादा इज्जत दी जाती है। वाइब्रेशनल जो होती है उसको हम जो वैल्यू देते हैं वो केटी देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इससे डायरेक्टली डबल। बोले तो मैं समझ रही हूँ, मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा मोनो एटॉमिक है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो, मेरा जो मोनो एटॉमिक है, मान लो अभी लिखवाऊंगा सारा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी, मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी, बोलो। ठीक है, 3 होती थी टोटल, और तीनों के तीनों में ट्रांसलेशनल होती थी, यही होता था। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये मेरा लो क्या कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हाफ केटी कंट्रीब्यूट करता है उसकी इंटरनल एनर्जी। अगर मेरी 3 ट्रांसलेशनल है तो ये कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, 3/2 केटी। ठीक है, अगर एक हाफ केटी करता है तो 3 कितने करेंगे, 3/2 केटी। बोलो इतनी बात समझ गई, बोलो इतनी बात समझ गई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ गए। ठीक है, अब तुम्हें याद भी आ रहा होगा, ठीक है, याद भी आ रहा होगा, जिन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, वो 3/2 केटी लिखते हैं या आरटी लिखते हैं। ठीक है, जब हम एक मोल की बात करते हैं, तो ये भी तो वही है। चमक रहा है, चमक रहा है, जिन्होंने पढ़ लिया। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लो, जब पढ़ेंगे वो वहां पे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर क्या हो गया, अब डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, वो लिख लो। ठीक है, समझ गए हो, अब बस लिखने वाली बारी है। ठीक है, लिख लो, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आराम से बोल देता हूँ, लिख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, each translational and rotational degree of freedom, each translational and rotational degree of freedom contributes half kT, contributes half kT, and each vibrational degree of freedom, and each vibrational degree of freedom contributes kT to the internal energy। बोलो समझ गए, जो मैंने समझाया लिखिए उसको। ठीक है, जो भी हमने समझा था वही चीज को लिखा है। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, सब समझ गए, आगे बढ़े, बोलो बोलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, each rotational and vibrational degree of freedom contributes half kT, and each vibrational degree of freedom contributes kT to the internal energy। ठीक है, k यहाँ पर मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। तो अगर मैं मोनो एटॉमिक के लिए निकालना चाहूँ तो मुझे बता दो, मोनो एटॉमिक के लिए ध्यान से बताना, ठीक है,
मोनोएटॉमिक के लिए यू की वैल्यू क्या है मेरी 3/2 kT। बोलो हाँ या नो, बोलो। ठीक है, अगर मैं ये डायटोमिक के लिए निकालूं, ठीक है, अगर मैं ये डायटोमिक के लिए निकालूं तो डायटोमिक में मुझे बता दो तीन क्या होती थी मेरी ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो मेरा 3/2 kT ट्रांसलेशनल से आ गया। ठीक है, और मेरी दो कौन सी होती थी रोटेशनल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/2 kT। बोलो इसकी बात समझ रहे हो, या इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, हाफ kT है ना, हाफ kT है ना, और साथ में ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 3/2 kT प्लस kT, तो मेरा कितना बन जाएगा 5/2 kT। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या नो। अगर ये मैं ट्राइएटोमिक की बात करूं, यही मैं अगर ट्राइएटोमिक की बात करूं तो मेरा यू तुम बताओ क्या आएगा। लीनियर की बात कर रहा हूं, लीनियर से, लीनियर के केस में यू की वैल्यू क्या आएगी फटाफट बता दो। ठीक है, 3 into 1/2 kT। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा तुम्हें क्लियर होता है। ठीक है, प्लस लीनियर है तो लीनियर में मेरी क्या आएगा 3 1/2 kT। ठीक है, प्लस टोटल कितनी होगी 9, 9 में से मेरी 5 जा चुकी है तो बचे कितने 4, और वो मेरा कितना कंट्रीब्यूट करेगा kT। ध्यान रखना वाइब्रेशनल kT कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ गए। तो कितना बन गया मेरा, ये मेरा बन गया 1 5, और ये 5 प्लस कितना बन गया 6.5। बोलो सब समझ रहे हो, बोलो सबको क्लियर है। अब तुम मुझे ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर का निकाल दो, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर फटाफट निकाल दो। ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए यू की वैल्यू निकाल दो, फटाफट बताओ। ट्राइएटोमिक के लिए नॉन लीनियर केस में ट्राइएटोमिक की यू की वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ क्या है। ठीक है बेटा, अलग अलग आंसर के दे रहे, इतना मुश्किल लग रहा है तुम्हें ये, सिंपल है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो मुझे पहले बताओ ट्राइएटोमिक के केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 9 हो गई, 9 में से 3 किसको मिल जाती है ट्रांसलेशनल को। तो एक एक मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT, तो 3 कितने करेंगे 3 into हाफ kT, प्लस रोटेशनल कितनी होती है इसमें 3 into 1/2 kT। अब बाकी कितनी बच गई, 3 खाई 3 गई, 6/9 थी टोटल, तो बची कितनी 3। ठीक है, तो प्लस 3, लेकिन यहाँ पर kT आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वाइब्रेशनल है तो इसलिए इसको गोला डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। तो ये कितना बन गया मेरा 6 kT। बोलो समझ गए, बोलो सब समझ गए, सबको क्लियर है, बोलो हाँ, सबको क्लियर, सिंपल चीज है, मैथ्स का कुछ भी नहीं है, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब बात है कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये क्यों निकाली। ठीक है, हम यू तो इससे निकाल ही सकते हैं, एक और चीज है, हम क्या सीपी और सीवी की वैल्यू भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दोनों को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ सीपी और सीवी की वैल्यू। ठीक है, सीपी और सीवी की वैल्यू फिक्स होती है हर एक गैस के लिए। ठीक है, मतलब कि मोनोएटॉमिक के लिए फिक्स होगी, ट्राइएटॉमिक के लिए फिक्स, टेट्राटॉमिक के लिए फिक्स। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब एडी डालो कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री हेडिंग डाल दी, बोलो हेडिंग डाल दी। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ तुम्हारे लिए, एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। सीपी और सीवी के केस में ध्यान सुनना, जब मैं सीपी या सीवी निकालूंगा, ठीक है, सीपी या सीवी निकालूंगा, ठीक है, तो इनके केस में मैं जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनको काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारा काम आसान हो गया, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में दिक्कत होती है। ट्रांसलेशनल तो 3 फिक्स है, और रोटेशनल हमें पता है लीनियर है तो 2, नॉन लीनियर है तो 3। तो अगर हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज ही नहीं करनी पड़ेगी सीपी सीवी में, तो हमारा तो काम बहुत आसान हो गया। बोलो समझ रहे हो। अब बात आती है कि हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों काउंट नहीं करते। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि हम काउंट नहीं करेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम जनरली जब तक हमें कुछ गिवन नहीं है, हम मान के चलते हैं हमारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हो रही है, और उस टेम्परेचर पर मेरा वाइब्रेशनल जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो एक्टिव नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि वाइब्रेशन एक्टिव नहीं होती, वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होती है, और हम इतने हाई टेम्परेचर पर जनरली रिएक्शंस करेंगे नहीं, ठीक है। जब तक एग्जामिनर बोल ना दे कि तुम्हें डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, तब तक तुम नहीं लोगे। किस केस में? जब हम सीपी और सीवी निकाल रहे होंगे। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो सीपी और सीवी की कैलकुलेशन में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज नहीं करेंगे जब तक मुझे एग्जामिनर नहीं बोल देते। बोलो समझिए, बोलो। तो निकाल के देखते कैसे निकले, ठीक है। तो ऐड निकालो मोनो एटॉमिक के लिए पहले, मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो बात करते हैं मोनो एटॉमिक की। तो मुझे बताओ मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी होती है? 3, ठीक है। अगर टोटल मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो अगर मैं u की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी क्या आएगी? 3/2 RT। अगर मैं 1 मोल की बात करूं, बोलो हाँ या no? क्योंकि तुम्हें पता है ना, 1 मोल के लिए हम R यूज करते हैं, 1 मॉलिक्यूल के लिए K यूज करते हैं। सबको पता है ये बात? बोलो सबको पता है। अगर मैंने 1 मोल लिख दिया तो मैं R लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या no? बराबर बोलो। सबको पता है ना? बोलो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका चेंज निकाल लूं, डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 R डेल्टा T लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या no? ठीक है, हाँ बेटा सही बोल रहे हो। जो मेरा K होता है वो R/mA होता है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। ये बताओ, ये बात समझ गए? अगर मैं उसको चेंज निकालूं तो ये लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ऑब्वियस सी बात है, बस मैंने अब सबके आगे डेल्टा लगा दिया। ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन मैंने इंटरनल एनर्जी कर दिया। बोलो हाँ या अब अगर मैं डेल्टा यू के नीचे डेल्टा टी को लेता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 3/2 R। बोलो हाँ या बन जाएगा। अब मुझे बता दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? देखते कितना तुम पढ़ के आए हो, क्या भूल गए हो सब? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? डेल यू बाय डेल टी को हम क्या बोलते हैं? बताओ, करवा दिया था मैंने पिछली क्लास में। डेल यू बाय डेल टी को हम क्या बोलते हैं अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अलग से इसको मैं सीवी बोलता हूँ। तो मेरा सीवी क्या निकल आया? 3/2 R। बोलो चमक गया? बोलो हाँ या ना? सबको चमक गया? सबको चमक गया? बोलो, ठीक है। अब अगर सीवी निकल गया तो मेरा सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर। बोलो हाँ या ना? मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, डेल यू बाय डेल टी मेरा सीवी होता है। अगर नहीं भी यार तो ये होता है, मतलब ये हमने टेक्निकल वर्ड मतलब होता ही है कि डेल यू बाय डेल टी जब भी करूंगा सीवी के इक्वल होगा, ठीक है, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे करूंगा, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। तो सीवी मेरा क्या होगा? 3/2 आर प्लस आर। तो मेरा कितना बन जाएगा? ये 5/2 आर। बोलो हाँ या ना? ये बन जाएगा। बोलो, इतना क्लियर है? सीपी या सीवी आ गया मेरा, और जो मेरा सीपी है वो ये आ गया। तो गामा में तो कुछ भी नहीं करना होता, गामा क्या होता है मेरा? सीपी बाय सीवी, ठीक है। तो सीपी मेरा क्या है? 5/2 आर डिवाइड बाय 3/2 आर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5/3। बोलो सबको चमक गया? बोलो सबको चमक गया? बोलो हाँ या ना? सबको चमक गया? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको चमक गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बात आती है कि सर क्या मुझे सीपी और सीवी निकालने के लिए इतना बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा कारनामे करने पड़ेंगे? आंसर है कुछ नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाने। ये तो मुझे एक बार सिखाना था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बस हमें शॉर्टकट सीखना है, ठीक है। तैयार हो? बोलो, बोलो तैयार हो? ठीक है। तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये ध्यान रखना हम इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशनल काउंट मत करना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट की, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट क्या है मेरा? मेरा जो सीवी होगा ना, जो सीवी वो मेरा क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2 के बराबर। ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जिसको हम यूज करके सीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने मेथड समझा दिया एक्चुअल में क्या होता है वैसे, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। बोलो समझ रहे हो? बोलो, जैसे मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ठीक है। तो मेरा सीवी कितना आ जाएगा? 3 × R/2। तो आंसर क्या हो गया? 3R/2। यही अगर हमने निकाला था एक्चुअल मेथड से भी यही आया था। बोलो, एक्चुअल से भी यही आया था, ठीक है। अब मैंने तुम्हें सिखा दिया, सिखाना था वो सिखा दिया।
अब तुम्हारा काम है मुझे आगे क्वेश्चन करके दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या, मुझे डायटोमिक के लिए सीपी की वैल्यू निकाल दो, डायटोमिक के लिए सीवी की वैल्यू निकाल दो, फटाफट निकाल दो सीवी की वैल्यू। अब तो शॉर्टकट बता दिया, सीधा आ जाएगा। अब तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, क्या आएगा बोलो। बेटा ये क्या, ये तो गलती कर रहे हो। देखो मेरी डायटोमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6, यही होती है, ठीक है। तो अगर मेरी टोटल 6 है, उसमें 3 मेरी क्या होती है, ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 मेरी होती है वाइब्रेशनल। मुझे इसको काउंट नहीं करना, लेकिन इसको तो करना है। कहाँ कौन सी दुनिया में हो, इन दोनों का काउंट करोगे तो मेरा क्या बनेगा, टोटल कितनी आ रही है 5, तो आंसर क्या होगा 5 इंटू आर बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 आर बाई 2। समझ गए आप, बोलो समझ गए। अगर मेरा सीवी निकल गया तो सीपी भी आ जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा मेरा सीवी प्लस आर, तो क्या बन जाएगा 7 आर बाई 2, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यही अगर मुझे इसके लिए गामा निकालना हो तो गामा क्या आ जाएगा 7/5 आएगा, नहीं आएगा। सीपी डिवाइड बाय सीवी कर दो, तो इसको इससे नीचे रखोगे तो मेरा सब कट जाएगा, 7/5 आ जाएगा। समझ गए, बोलो ठीक है। बेटा मैं तुम्हें कल बता चुका हूँ पिछली क्लास में, डायटोमिक हमेशा लीनियर होते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ ये बात। डायटोमिक को मैंने कितनी बार इतना चीख चीख के बताया था कि डायटोमिक को तुम नॉन लीनियर कैसे बना सकते हो, भूल गए, एक दिन में भूल जाते हो। ठीक है, अगला केस, अगला मेरा से तुम्हारा क्वेश्चन है ट्रायटोमिक के लीनियर केस में मुझे सीवी, सीपी और गामा तीनों की वैल्यू निकाल दो। ट्रायटोमिक के केस में मुझे ये भी निकाल के दो, ये भी निकाल के दो, ये भी निकाल के दो, फटाफट निकाल दो। सोच समझ के करना, इतनी भी जल्दी नहीं करनी, गलत आंसर सही आना चाहिए, अब गलत नहीं आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बंदना, और बताओ फटाफट बोलो, कुछ करना थोड़ी है, देखो ध्यान से। टोटल मेरे कितने आएंगे 9, 9 में से 3 मेरे कौन हो जाएंगे ट्रांसलेशनल, लीनियर है तो 2 रोटेशनल होंगे, तो मेरे पास इनको तो ऐड करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5, टोटल 5 होगी तो 5 आर बाई 2, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सीपी मेरा क्या आ जाएगा 7 आर बाई 2, गामा क्या आ जाएगा 7/5। अब मुझे फटाफट नॉन लीनियर के लिए निकाल दो। मेरा अगला क्वेश्चन है ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, इसके लिए मुझे तीनों की वैल्यू बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट फटाफट इसकी वैल्यू निकाल दो, बोलो क्या आएगा। ठीक है, टोटल मेरी कितनी होगी 9, 9 में से 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, हमें वाइब्रेशनल देखनी नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा 6, तो मेरा क्या होगा 6 आर बाई 2। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 8 आर बाई 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 आर, ये मेरा कितना हो गया 4 आर। ठीक है, तो मेरा गामा क्या आ जाएगा 4/3। बोलो सबको क्लियर है कैसे निकल रही है, सबको ये बात क्लियर है कैसे निकल रहा है सारा कुछ, सब सीख गए, बोलो सबको कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बता दो फटाफट, निकालना आगे सबको। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो हीट, अगली हेडिंग डालो हीट। वैसे तुम्हें पता है हीट क्या होता है, मुझे बता दो हीट एनर्जी है या एनर्जी है हीट, हीट को मैं एनर्जी बोल सकता हूँ। हीट क्या है मेरा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बोलो। हीट तो मेरा चेक है, पैसा थोड़ी है। ठीक है, तो वैल्यू डालो हीट, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लिख लो फटाफट लिखो, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लिख लो फटाफट इसमें, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, हीट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कोई मुझे बताएगा हीट फ्लो क्यों करती है, कोई मुझे बताएगा हीट फ्लो क्यों करती है, हीट का फ्लो करने का रीजन क्या है।
हीट के फ्लो करने का रीजन क्या कोई बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया कबीर, हीट फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो लिख लो हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? ये तुम्हें बातें बताइए, ठीक है, लेकिन लिखने नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ हमने अब तक कितने टाइप की हीट एक्सचेंज पढ़ी है, ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हीट एक्सचेंज जो क्यू है मेरा, तुमने कितने टाइप का पढ़ा है, ठीक है, कैसे कैसे तुम निकाल सकते हो, बोलो फटाफट। एक तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू डेल्टा टी, बोलो हाँ या ये तो नॉर्मल हो गया, बोलो बोलो। एक मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू को एम इंटू एस डेल्टा टी, बोलो सबको याद है ना ये मेरा हीट कैपेसिटी से, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, ठीक है। एक मैं तीसरा क्या है, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, या मैं इसको एनसीवी एम डेल्टा टी लिखूं, बोलो याद है सबको, ठीक है। और ये मेरे दो टाइप के होते हैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम सीवी डेल्टा टी बोल देते हैं, और एट कांस्टेंट प्रेशर को एनसीपी डेल्टा टी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस मैंने एक बार तुम्हें बता दिया क्योंकि हीट का नाम आया तो मैंने एक बार सारे हीट कैलकुलेशन बता दिए। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है बताओ? ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, ये ना सोचना कि ये क्या चीज है, सब हम कर चुके हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कि पूरा चैप्टर में वो चीज यूज होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ एक एक साइन कन्वेंशन पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें उसके लिए साइन क्या देना है, ठीक है, लेकिन हमने पूरे मतलब ये लगा लो पूरे वर्ल्ड में, या ऐसे मान लो, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि एक को हम पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे वो भी हम मैं बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कन्वेंशन, कुछ रूल नहीं है कि हीट ने आगे बोलो, हमने मान रखा है, ठीक है। अब देखो हीट के दो ही चीज है, या तो मैं हीट को लूंगा या मैं रिलीज करूंगा, बोलो हाँ। हीट का क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा या रिलीज करूंगा, यही कर सकता हूँ, बोलो फटाफट, ठीक है। अगर मेरी हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, ठीक है, अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो हम उसको दिखाते हैं नेगेटिव साइन से, समझ रहे हो? अगर मैं हीट रिलीज कर रहा हूं तो मेरा दिखाऊंगा नेगेटिव साइन से, अगर मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो मैं उसको पॉजिटिव साइन से दिखाता हूं। बेटा ये याद होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये लगा पूरे चैप्टर में ये चीज यूज होगी, हमें अपने आप साइन को लगाना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं बोलेगा नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वो बस ये बता देगा कि रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, वो तुम्हें अपने आप देखना पड़ेगा कि जहां एब्जॉर्ब हो रही है वहां पॉजिटिव लूंगा, जहां रिलीज हो रही है वहां नेगेटिव लूंगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ या इतनी बात समझ रहे हो? बोलो। याद करने का तरीका बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज दूंगा, ठीक है, अगर मैं कोई चीज दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कम होगी, बोलो हाँ या कम ही होगी। अगर कम होगी तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। अगर मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो मैं बाहर से ले रहा हूँ, अगर मैं बाहर से ले रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव हो जाए। बोलो समझ रहे हो? एग्जामिनर तुम्हें घुमा भी सकते हैं यहाँ पर, वो क्या पता कैसे घुमाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग, अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग तुम्हें पता है तो एक बात बताओ, तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या होगी, नेगेटिव। बोलो समझ रहे हो ना? जो एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग वो इसने तो रिलीज की होगी, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। बोलो समझ रहे हो? मतलब एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है, ठीक है। बोलो अगली हेडिंग डालो वर्ब, अगली हेडिंग डालो वर्ब, ठीक है, यहीं पर ही कर देता हूँ ताकि तुम बैक कंपेयर करवाओ, ठीक है। वर्ब, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। वर्क तो तुम्हें पता ही है, वर्क क्या होता है, काम करना, ठीक है, सबको आइडिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम वहां काम कर रहे हो, ठीक है, तो वर्क क्या होता है सबको पता ही है, काम करना, ठीक है। तो अब देखो डब्ल्यू में दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनना, एक मेरा होता है पीवी वर्क और एक मेरा होता है नॉन पीवी वर्क, ठीक है। मेरे वर्क दो तरीके के होते हैं, एक पीवी वर्क और एक मेरा नॉन पीवी वर्क। अब बात है पीवी वर्क क्या होता है, वो वर्क जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से किसी में वॉल्यूम चेंज करके हो उसको हम पीवी वर्क बोलते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, वो वर्क जिसमें मेरा प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा हो
वो मेरा पीवी वर्क होता है। नॉन पीवी वर्क क्या होता है, वर्क हो रहा है लेकिन वो प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा। बोलो समझ रहे हो? बोलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं या इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करूं, ठीक है, या ग्रेविटेशनल वर्क, अब एक बात बताओ, अब मैं इसको अगर ग्रेविटेशनल वर्क के थ्रू नीचे गिरेगा, ठीक है, अगर मान लो नीचे गिर गया, तो एक बात बताओ, क्या इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क आया? क्या इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क आया जब ये नीचे गिरा? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन पीवी। अब एक बात बताओ, मान लो मैं कंटेनर लूं, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में मैं यहाँ गैस भर दूं, अगर गैस भर दूंगा और यहाँ से पिस्टन को दबाऊंगा, तो तुम मुझे बताओ, मैं जब इस गैस को दबा रहा हूँ तो इसमें क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पीवी वर्क, समझिए, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, पिस्टन, ठीक है, सॉरी इसका पिस्टन, ठीक है, और इसका मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए सब? बोलो हाँ या ना? समझ गए? बोलो समझ गए? अब देखो ध्यान देना, कभी भी मुझे टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, जनरली इन दोनों को ऐड। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हमें नॉन पीवी वर्क को नहीं पढ़ना, ना हम उसको होने देते हैं, ठीक है। हमने पहली बात कर ली थी, माइक्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होता, तो ये वाला वर्क तो हमारा काम का ही नहीं है। हमें कौन सा वर्क पढ़ना है, ये वर्क। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? वैसे अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो दोनों को ऐड करना चाहिए, ठीक है। वैसे टोटल वर्क डन इन दोनों को ऐड करके आता है, लेकिन हम यही वाला वर्क करवाएंगे, हम इसको ये जीरो ही रखते हैं। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ गए? ठीक है। आइए अब मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलता हूँ, चलो उस खेल के पार्ट हो तुम भी, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ पहले इनके सिंबल बता देता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ने से पहले पहले सिंबल बता दो, ठीक है। ऐसे ही वर्क के भी कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है, वर्क के भी मेरे क्या साइन कन्वेंशन, ठीक है, ध्यान रखना, वर्क के भी मेरे साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो मैं वर्क डन नेगेटिव लूंगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो मैं इसको पॉजिटिव। बोलो समझ रहे हो? बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर कोई वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है मतलब मुझे दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, मैं कंप्रेस हो रहा हूँ, बोलो हो रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कंप्रेस हो रहा हूँ तो मेरे पे वर्क हो रहा है, तो अगर मेरे पे वर्क हो रहा है तो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो मेरे ऊपर एक तरह से प्रेशर ऐड हो रहा है, तो अगर प्रेशर ऐड हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी लुटा रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, अगर कोई चीज लूज कर रहा हूँ तो उसके लिए नेगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। समझिए, रट्टा ना मारना, समझ के थोड़ा कर लेना तो याद जल्दी होगा। बोलो समझिए? बोलो। अब मान लो मैं तुम्हें तीन केस बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा मान लो कंटेनर है, ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे मेरी गैस है, ठीक है, ये मेरा पिस्टन, ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये मेरी गैस है, और यहाँ से मेरा कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ पर तीन केस बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर तीन केस बन सकते हैं, एक केस, दो केस और तीन केस। सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं, केस वन। अगर ये गैस यहाँ पर कैसा प्रेशर लगा रही होगी, प्रेशर ऑफ गैस लगा रही होगी, बोलो हाँ या ना? प्रेशर ऑफ गैस लगाएगी यहाँ से, जल्दी बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, केस वन में मैं क्या दे रहा हूँ, प्रेशर ऑफ जो गैस है वो बड़ा है एक्सटर्नल प्रेशर से। अब तुम मुझे खुद बता दो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, मान लो मैं गैस हूँ, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है, तुम बताना, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको धक्का मार के आगे निकल जाऊंगा, बोलो भाई, यही होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मेरा क्या होगा, एक्सपेंशन, ऑब्वियस सी बात है मैं एक्सपेंड होऊंगा। अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है तो भाई मुझे कोई रोक नहीं सकता, बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये एक्सपेंशन कब तक होगा, लाइफ टाइम होता रहेगा क्या? ये एक्सपेंशन तभी तक होगा जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर ना हो जाए। बोलो समझ रहे हो? कंडीशन, फाइनल कंडीशन
मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम तुम्हें पता नहीं होगा भी, इक्विलिब्रियम मतलब कि बराबर हो गया दोनों तरफ हो। ठीक है, समझ गए? बोलो। अब दूसरा केस लेते हैं, मेरा पी एक्सटर्नल बराबर है प्रेशर ऑफ गैस की। अब मुझे इसमें बता दो क्या होगा, अब मुझे इसमें बता दो क्या होगा। अगर मैं इधर से भी सेम प्रेशर लगाता हूं और इधर से भी सेम प्रेशर लगाता हूं तो मेरा क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन, नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब तीसरे केस में आ जाओ। ठीक है, तीसरा केस क्या है, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर मेरा बड़ा हो जाए प्रेशर ऑफ गैस। अब मुझे बता दो क्या होगा। ठीक है, मैं गैस गैस सामने से कोई भिक्षु आ गया, भिक्षु। ठीक है, वो मुझे आके अगर धक्का मारेगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं धीरे धीरे कंप्रेस हो जाऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे कंप्रेस होऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मेरा क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक है, इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। बोलो समझ रहे हो? बोलो। अब मुझे बता दो कंप्रेशन कब तक होगा, ये कंप्रेशन कब तक होगा? बोलो। जब तक मेरे दोनों प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट फाइनल कंडीशन, क्या बोल सकता हूँ, लिख लेना नीचे। ठीक है, बराबर। बोलो समझ गए? बोलो चमका, बोलो चमक गया। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब हम एक्सपेंशन ऑफ गैस पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा उसके जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक्सपेंशन ऑफ गैस। हम ये वाले केस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस में ध्यान दो इधर। ठीक है, ये मेरी गैस है, ये मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है। मुझे बताओ एक्सपेंशन जब होगा तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, ऐसा सा कुछ माहौल होगा। देखो, अगर मेरा एक्सपेंशन होगा तो ये मेरा पिस्टन कुछ यहाँ आ जाएगा। बोलो, यहाँ आ जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पिस्टन कुछ मूव कर जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही होगा। बोलो, तो हम मान लेते हैं कि ये पिस्टन dx लेंथ से मूव हुआ है। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये dx लेंथ चेंज हुई है इस पिस्टन की। बोलो, समझ रहे हो? मतलब कि गैस अगर एक्सपेंड हुई है तो ये मेरा पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। तो कितना चेंज हुआ है? ठीक है, मतलब कि पिस्टन कितनी दूर चला गया पहले के मुकाबले। तो अगर उसको हम dx मान लें, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन, यहीं पर लिख देता हूँ, वर्क डन बाय द पिस्टन टू, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस टू मूव द पिस्टन बाय dx। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो कोई बता सकता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dw माइनस एफ dx। बोलो समझ रहे हो? तो वर्क डन यही होता है ना, माइनस एफ dx। अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस क्यों आता है? माइनस इसीलिए आता है क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हम उसका नेगेटिव ले लेंगे। समझ रहे हो? बोलो, बोलो समझ रहे हो? बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता है? मैं ये बता दूं, ये वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता है? ये वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता है? बोलो। ठीक है, अब मुझे बता दो। ठीक है, मेरा जो फोर्स होता है मैं इसको प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। बोलो हाँ यार, ये हो जाएगा। बोलो। ठीक है, बाकी यहाँ पर तुम लिख ही लो, चलो। ठीक है, ठीक है, पहले इस नेगेटिव साइन का मतलब लिख लो। ठीक है, तुम उसी के साथ नेगेटिव के साथ लिख लो, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स, यहाँ पर लिख लो इंडिकेट्स। ठीक है, इट इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस when work is done by the system। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये नेगेटिव साइन वही बता। ठीक है, समझ गए? बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, बोलो। अब मैं dw की जगह माइनस पी ए डी एक्स लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या इतना बता दो, ये लिख सकता हूँ। बोलो, इतना लिख सकता हूँ।
अब मुझे बता दो एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है? बोलिए, सबको पता है ना? एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो वॉल्यूम आता है, ठीक है? तो ये मेरा एरिया है, ये मेरी लेंथ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा dw क्या आ जाएगा? माइनस पी इंटू डीवी। बोलो बोलो, और ध्यान से सुनो, हमारा वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? हमारा वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? ठीक है, सिंस वर्क इज डन, सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट पी एक्सटर्नल, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पी एक्सटर्नल के इक्वल हो रहा है तो मैं वर्क डन डीडब्ल्यू क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? एंड में फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ही तुम्हारा यूज होगा लेकिन समझ आना चाहिए अधिकतर। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अब दो केस यहां से बन सकते हैं, ठीक है, दो केस बन सकते हैं। एक, पहले बता दो इंटीग्रल ऑफ डीडब्ल्यू क्या होता है, पहले इतना बताओ, देखते हैं कितना मजा आ रहा है। इंटीग्रल ऑफ डीडब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू, और अगर मेरा पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है जनरली हम कांस्टेंट ही रखेंगे, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, अगर ये बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ डीवी फ्रॉम v1 से v2 क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। बोलो हाँ या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। बोलो समझ रहे हो? तो मेरा वर्क का ये फॉर्मूला हो गया। बोलो ये कब होगा? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो मेरा पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? अब मुझे बता दो अगर एक्सपेंशन होगी, ध्यान से बताना, अगर एक्सपेंशन होगी, ठीक है, अगर एक्सपेंशन होगी तो मेरा v2 बड़ा होगा या v1 बड़ा होगा? अगर एक्सपेंशन होगी तो मेरा v1 बड़ा होगा या v2? जल्दी बताओ। v2 बड़ा होगा, तो अगर मेरा v2 बड़ा है v1 से तो मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, तो v2 माइनस v1, अगर v2 बड़ा है v1 से तो इस पूरे की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी। बोलो हाँ या ना? तो मेरे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है, और दूसरा केस, अगर मैं v1 की वैल्यू बड़ी हो जाती है v2 से तो मेरे वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये दिख नहीं रहा ना? एक मिनट रुको, अगर v1 बड़ा हो जाता है v2 से तो मेरा क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या आ जाएगा? मेरा नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? v1 बड़ा हो गया पॉजिटिव। और इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बता दो ये मेरा कौन सी प्रोसेस है? एक्सपेंशन। और ये कौन सी प्रोसेस है? कंप्रेशन। और अभी मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन में क्या लिखवाया था? बताना। वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हो तो वो एक्सपेंशन होती है ना? तो अगर कोई वर्क कर रहा है तो मैं एक्सपेंड हो रहा हूँ, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम है, मैं गैस हूँ, अगर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम है तो मैं एक्सपेंड करूंगा। अगर एक्सपेंड करूंगा तो मैंने तुम्हें सिंपल क्या बताया था? नेगेटिव। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। समझ गए? बोलो समझ गए? बोलो। तो तुम्हें अभी के लिए ये फॉर्मूला टिक पे हो जाना चाहिए, ठीक है, ये आगे जाके मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, हमारा जनरल फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अभी के लिए तुम ये मान सकते हो कि हमारा जनरली ये यूज होगा थोड़े एक दो क्लासेस तक, ठीक है, मतलब 2-3 क्लास के बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जब ये मेरा जो पी एक्सटर्नल है वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। इतना तो आइडिया है ना? अगर ये मेरा इंटीग्रेशन में आ जाएगा तो कुछ और ही बन जाएगा। समझ रहे हो? अभी तो ये मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। बोलो समझ गए? बोलो। ठीक है, तो हम यूनिट्स की बात करते हैं। सबने नोट कर लिया ना? रब कर दो, सबने नोट कर लिया? हेडिंग डालो यूनिट्स। तो ये बता दो वर्क डन की यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, वर्क डन की ऐसा यूनिट बता दो क्या होगी? वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल। सबको पता है? तो यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? जूल। ठीक है, एक सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, ठीक है, वो मेरी होती है आवर्स। ठीक है, वो क्या होती है? आवर्स। और मेरे जो 1 जूल होता है उसमें 10⁻7 आवर्स होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो तुम्हारी बहुत ज्यादा यूज होगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा
कि वो करनी थी, मतलब छुपी होती है वो, ठीक है। तो वो कन्वर्जन क्या है, 1 एटीएम लीटर, ठीक है। मेरी यूनिट क्या है, वो 1 एटीएम लीटर, वो किसके इक्वल होती है, 101.3 जूल, ठीक है। और उससे भी लिखे 1 बार लीटर, वो मेरी किसके इक्वल होती है, 100 जूल। ये दोनों तो, ये वाली तो मतलब ये लगा लो कि ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र है, मतलब इतने क्वेश्चन ग्राम आरटीआई यूज होती है, ठीक है। तो ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर कैलोरी में भी लिखना चाहो तो 24.2 कैलोरीज, ठीक है। तो ये वाली भी याद कर लेना, बाकी जनरली तो यही है, इसको 4.18 से डिवाइड ही तो करना है अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना आता है ना। जूल को अगर कैलोरी में करना है तो क्या करना होता है, एक कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल होता है ना। तो बस इसको डिवाइड कर दो 4.18 से, हमारा ये, ठीक है बेटा। 1 बार लीटर को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 जूल, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि सर एटीएम लीटर तो हमने आज तक नहीं सुनी ना, तुमने कभी सुनी नहीं होगी एनर्जी की, वर्क में तो एक तरह से उसकी यूनिट तो एनर्जी वाली है, तो मैंने तो कभी सुनी नहीं ऐसी यूनिट। कहां पर बेटा, कौन सी वैल्यू, 101.3 जूल और ये 100 जूल, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है इसकी जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट है इसकी जूल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे माइंड में ये वाली बात जरूर आ रही होगी, ठीक है, कि वर्क डन की यूनिट कहां से होगी। देखो दिखाता हूं, अब मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही बना है। बोलो, प्रेशर हम जनरली किस में लेते हैं, एटीएम में, तुम्हें पता ही हो, जनरली हम एटीएम में लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। तो मेरा वर्क डन का यूनिट क्या बन गया, एटीएम लीटर, ठीक है। और हमें से जनरली वो जूल में पूछता है, तो हम इसको पहले प्रेशर को और वॉल्यूम को अगर कन्वर्ट करने लगे पागल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पहले मैं एटीएम को मीटर क्यूब में करूंगा, ओ एटीएम को पास्कल में करूंगा, लीटर को मीटर क्यूब में करूं, ठीक है। तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसलिए पहले आंसर निकाल के उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनल आंसर है। समझ रहे, ब्रह्मास्त्र का कितना बढ़िया इस्तेमाल है। बोलो समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है। अब अगली आइडिया डालो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अभी तक हमने लॉज की तो बात ही नहीं की, ठीक है। अब आइडिया डालो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से लॉज हैं उनके बारे में जानो, ठीक है। हेडिंग डालो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डाल ली हेडिंग, हेडिंग डाल दी, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डाल ली, बोलो, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है, बहुत आसान है, ठीक है। अब मान लो बेटा क्वेश्चन ये लगा लो कि 10 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद आएंगे, ठीक है। जब हम फर्स्ट वो कर लेंगे ना, फर्स्ट लो के बाद क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वैल्यू से पुट कर दिए, ठीक है। वहां पर हमारा इसका एप्लीकेशन यूज होगा, तो ध्यान से सुनो। मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरा एक मिंटू है, ठीक है, मेरा मिंटू है, ठीक है। ये मिंटू जुड़वा है चिंटू का, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ मिंटू और चिंटू जुड़वा है, ठीक है, और अब मैं बोल दूं मेरा चिंटू जो है ना, वो क्या नाम रखू इसका, पिंकू, पिंकू का जुड़वा है, ठीक है। ये इसका जुड़वा है और ये मेरा इसका जुड़वा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मिंटू और पिंकू भी जुड़वा होंगे, ट्विंस, बताओ बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम समझ चुके हो। ये पता क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मेरा क्या बोलते हैं, अगर मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इतना ही होता है कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, समझ रहे हो। अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ तो माइंड में समझ जाकर मैं टेम्परेचर सेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। वर्ड में थर्मल इक्विलिब्रियम यूज करूंगा, तुम्हारे माइंड में चमक जाना चाहिए कि टेम्परेचर की बात हो रही है, सेम है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, और अगर मैं बोल दूं बी और सी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए और सी का टेम्परेचर भी सेम होगा, बोलो हाँ यार, बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यही था मेरा फर्स्ट जीरो लो थर्मोडायनामिक्स, तो हेडिंग डालो जीरो लो थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, समझ गए, सिंपल था ना, ठीक है।
तो ये सारा सिंपल लो होता है, तो हम इसको पहले कवर कर लेते हैं। इसका नाम जीरो क्यों रखा गया, क्योंकि बाद में आया था, मतलब ऐसे ही है, फर्जी सा लो है, हमारे काम का इतना नहीं है, बस हमें इसका मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लो बेटा, साथ साथ लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमने यहाँ समझा है उसको बस इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ, सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, A and B are in thermal equilibrium, if A and B are in thermal equilibrium with each other, and B and C are also in thermal equilibrium, and B and C are also in thermal equilibrium, then बता दो कौन होगा इक्विलिब्रियम में, then A and C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other। बोलो समझ गए, बोलो। ठीक है, इसकी थोड़ी टेक्निकल वाली भी लिख लो, ठीक है, कभी तुम्हारे सामने आ जाए तुम कंफ्यूज हो तो टेक्निकल वाली भी लिख लो, ठीक है। इफ टू सिस्टम्स, ये तो हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख दी जो हमने समझा। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two systems are in thermal equilibrium with two other systems separately, with two other systems separately, then both the systems, then both the systems will also be in thermal equilibrium, will also be in thermal equilibrium with each other, with each other। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल हमने देसी भाषा में लिखा है, ये तुम्हें बुक्स वगैरह मिल जाएगा, तो तुम है मतलब एक ही। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ है, तो मेरे बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इफ टू systems are in thermal equilibrium with two other systems separately, then both the systems will also be in thermal equilibrium with each other। ठीक है, ये साथ में बना लो, कर लिया, आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़ा दे, बोलो। ठीक है, अगली आइडिया डालो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, कुछ भी इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें मेरे तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, अगर मुझे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चेक करना है तो मुझे कौन कौन से चेक करने पड़ेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले कौन सा चेक करोगे, मैकेनिकल, फिर क्या करोगे, मटेरियल इक्विलिब्रियम, और थर्ड मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है क्या ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मुझे ये तीनों इक्विलिब्रियम चेक करने पड़ेंगे। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है तो ही मेरा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। बोलो इतना समझ, अभी बताता हूँ ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पहचानते कैसे हैं। लेकिन अभी मैं इतना समझो कि अगर मुझे बताना है कि कोई चीज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं पहले सिस्टम से जाके पूछूंगा, क्या भाई तू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तू कह दे हाँ, फिर मैं मटेरियल से पूछ लूंगा। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी से पूछ लो, मटेरियल इक्विलिब्रियम पे है भाई सिस्टम, वो कहते हैं हाँ, फिर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की चेक करूंगा, अगर वो भी है, अगर ये तीनों हो जाए तो मेरा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे है। बोलो समझ गए, बोलो। इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ भी नहीं होता, दोनों तरफ उस चीज का सेम हो जाना, वही मेरा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, देसी भाषा में बोलूं, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, मान लो मुझे इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, ठीक है, मतलब कि इधर से भी मैं कोई खींच रहा है, इधर से भी, लेकिन मैं हिल नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब मेरा दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाए, समझ रहे हो, ये दीवार है, ठीक है, वहां से भी उतना प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी उतना प्रेशर लग रहा है, अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम लग रहा है तो मेरा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हेन प्रेशर इज सेम। ठीक है, जब प्रेशर सेम हो जाए दोनों तरफ, और मेरा क्या हो जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिल्कुल छोटा, हमें इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस पता होना चाहिए वर्ड होते हैं।
अगला क्या मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में क्या होता है, कंसंट्रेशंस आर कांस्टेंट, ठीक है, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। याद करो तो हम पढ़ते हैं ना कि कब तक वो इधर से उधर जाएगा, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। पढ़ते हैं ना, ऑस्मोसिस पढ़ते हो तुम, ठीक है, डिफ्यूजन पढ़ते हो, क्या होता है, तो वहां पर हम मटेरियल इक्विलिब्रियम में ही लाते हैं सिस्टम को, मतलब कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, ये भी कुछ ये भी कुछ, दोनों बराबर खुशी रहने लग जाती है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब मेरा टेम्परेचर सेम हो जाए, टेम्परेचर आर सेम, मतलब क्या हो गया, जब मेरा दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो जाए वो थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब तक ये तीनों इक्विलिब्रियम इकट्ठे नहीं रहेंगे तब तक मैं सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। अगली आइड डालो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इसका, ठीक है, सबसे लंबा भी यही चलेगा लो, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मार्क कर लो, ठीक है। हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो क्योंकि जीरो लॉ में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब आइड डालो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल सा लॉ है, लेकिन काम का बहुत है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉ है लेकिन काम का बहुत है। तो आइड में मेरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये लोग मुझे क्या कहता है, ध्यान सुनो, ठीक है। सबसे पहली बात है, ये क्या बोलता है, इतना तुम्हें पता है एनर्जी कब रहती है, बोलो हाँ, सबको पता है एनर्जी तो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, क्रिएट भी नहीं हो सकती, बस ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सबको पता है। तो ये मेरा जो लॉ है ना, ये फर्स्ट लॉ, ये मेरा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो लिख लो, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बताओ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से कूद के यहाँ पर गया तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया नहीं होगी, मतलब क्योंकि मेरी स्टेट चेंज होगी। मान लो मेरी यहाँ पर स्टेट थी P1 V1 T1, यहाँ पर जाकर P2 V2 V2 होगी। बोलो हाँ, इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। अब एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज लानी है तो मैं दो तरीके से ला सकती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक तो तरीका है कि मैं खुद यहाँ पर चला जाऊं, बोलो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैंने खुद काम किया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ रहे हो। अगर मैं खुद काम करूंगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूँ ना यहाँ आने में, बोलो मतलब क्या होगा, या तो मैं खुद यहाँ पर आया, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक ऐसा हो सकता है कि कोई क्रेन आई, क्रेन ने मुझे यहाँ से उठाया और मुझे उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझे या नहीं समझे, एक तो मैं खुद आ गया, एक मुझे कोई लेके आया, जब मैं खुद आया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर मुझे क्रेन ने उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। तो दोनों केस में मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, बोलो हाँ या ना, ठीक है, दोनों केस में मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। एक तो तरीका हो गया ये, एक ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, मान लो मैं हीट को रिलीज करूं, ठीक है, मैं हीट को यहाँ से रिलीज करने लग जाऊं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या मैं हीट को एब्जॉर्ब कर लूं, अगर मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो मैं एक बहुत अच्छी चीज बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज ला सकता हूँ वो दो तरीके से ला सकता हूँ, एक हीट के ट्रांसफर से, हीट के एक्सचेंज से, एक्सचेंज बोलो बेटर है कि वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी, और दूसरा क्या है, वर्क डन करके करके या अपने ऊपर करवा, बोलो इतनी बात समझिए, बोलो बोलो इतनी बात समझिए, तो है तो लिख लो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को मैं इससे लिख रहा हूँ, ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्रोट इन टू वेज, हम दो तरीके से ला सकते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। पहला क्या है, पहला बताओ क्या होगा, पहला क्या होगा, वर्क डन से, इधर वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ गए पहला पॉइंट, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट पे आता है, दूसरा तरीका क्या है, जल्दी बोलो, दूसरा तरीका बताओ फटाफट, दूसरा तरीका जल्दी बोलो,
बोलो भाई जल्दी। दूसरा तरीका क्या बताया, एक तो वर्क डन है, दूसरा क्या है हीट। इधर हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम और एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। बोलो समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? या तो वर्क डन, अगर मैंने वर्क डन किया, ठीक है, साथ में अगर मैंने कोई हीट एक्सचेंज किया, तो मेरा डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू प्लस यू। बोलो इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? यही मेरा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ मेरा यही है, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि मेरी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो वर्क डन और हीट के बराबर होती है, क्योंकि इन्हीं दो तरीकों से ही मैं अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करता हूँ। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए? लेकिन देखना बहुत सिंपल है, देखना बहुत सिंपल है, सोल्व करने में भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं, उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। एक होता है ना वो खोपड़ी से बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दो चीजों से चेतावनी है। सबसे पहला, सबसे पहली चेतावनी क्या है, बीवेयर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा सीवी पुट करनी है। दूसरी चेतावनी क्या है, बीवेयर ऑफ साइन। जो मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताई है वो कोई नहीं भूलेगा। बोलो समझ रहे हो? दोनों चेतावनी को अच्छे से लिख लिया? बोलो, दोनों चेतावनी को अच्छे से लिख लिया? ठीक है, ऐसे बना लेना ताकि तुम्हारी नजर जाए इन पे। आता सबको होता है, गलती यही करते हैं वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। अब मैं बताता हूँ मैंने पीछे वर्क डन पे क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि वो वर्क डन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वर्क डन निकाल लेंगे तो वहां से हमारे एक ही क्वेश्चन में दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ सिस्टम एक्सपेंड्स, क्वेश्चन लिखो, अ सिस्टम एक्सपेंड्स from 5 liter to 10 liter. A system expands from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure, against a constant external pressure from 5 liter to 10 liter, from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 2 atm, of 2 atm. If it absorbs 800 joule of heat, if it absorbs 800 joules of heat, calculate delta U, calculate change in internal energy required, calculate delta U। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बिना हेल्प भी कर पाते हैं, कितने बच्चों ने हर चीज को समझा है, ठीक है। करवाऊंगा अभी, लेकिन एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। तुम्हें ये निकालना है तो उसके लिए तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए, ये तुम देखो गिवन है या नहीं, और वर्क डन डायरेक्टली गिवन है या नहीं, नहीं गिवन तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वो यहाँ पुट करो, वहां से डेल्टा यू निकालो, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, करके देखो, ठीक है। नहीं सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। अभी तुम यूनिट्स अलग अलग ले रहे हो, मुझे फाइनल आंसर बता दो क्या है। देखते कितने बच्चों ने हर बात को समझा है, अभी करवाता हूँ, पहले तुम मुझे आंसर दो। देखो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, मैंने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया है, इसी वजह से मेरा पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के बाहर आके वो फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। मतलब मैं अभी क्वेश्चन ही वो वाले दे रहा हूँ जहाँ पर मेरा पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। मुझे इन्होंने पी एक्सटर्नल कितना दिया था पहले बता दो, मेरा पी एक्सटर्नल कितना था, पी एक्सटर्नल की वैल्यू बताओ कितनी है, फटाफट बोलो। पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 की वन थी, तो क्या 280,
डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, कहां से कहां तक था, ये कहां से कहां तक था, फ्रॉम 5 to 10 लीटर्स। ठीक है, तो मेरा डेल्टा वी क्या आ जाएगा, v2 - v1, तो क्या आ जाएगा 10 - 5, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, ठीक है, तो -2 × 5, तो आंसर क्या आ गया, -10 ATM लीटर। ठीक है, लेकिन अब देखो ये छोड़ो छोड़ो, उसके बाद मेरा जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल होता है, Q + W। मुझे Q क्या गिवन है, Q की वैल्यू क्या गिवन है, 800, यही गिवन है। अब मुझे बताओ यहाँ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, मैं तुम्हें बताया साइन साथ लेके चलना है, यहाँ पर नेगेटिव -800 आएगा प्लस, इतना बता दो, इतना बता दो, माइनस आएगा प्लस। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, अगर एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव बोल रहे हैं एक आधे बच्चे को ध्यान दो, मेरा वर्क कितना आ रहा है, -10 ATM लीटर्स। अब तुम्हें पता है ये यूनिट है मेरी ATM लीटर्स, ये है जूल, तो इन दोनों को तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 800 जूल -10 × 101.3 जूल। बोलो समझ रहे हो, अगर तुम्हें यूनिट बताई रहती है 1 ATM जो लीटर होता है 101.3 जूल के बराबर होता है। और समझा रखा है ना, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, 800 जूल -1013 जूल। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -230। किस किस का आंसर क्या है, किस किस का आंसर क्या है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने मुझे आंसर दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल क्या था ये बता दो, इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब सिंपल मैथ्स की वैल्यू भी पुट करनी थी, मतलब अभी तक तो डिफिकल्टी लेवल आया नहीं बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क है, क्लास ओवर होने में मुझे तुम सेंड करोगे। ठीक है, आज ही सेंड करोगे सॉल्यूशन, नहीं अगली क्लास में, वरना नहीं कराऊंगा अगर सबके मुझे सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है, अगली क्लास में वरना मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, अगर सबके आंसर मिले तो ही करूंगा। तो लिखो फॉर अ सिस्टम डेल्टा U is equal to 300, for a system delta U is equal to 300 joule, for a system delta U is equal to 300 joule, and it absorbs 400 joule of heat, and it absorbs 400 joule of heat. It undergoes expansion against 0.5 bar pressure, against 0.5 bar pressure. Calculate change in volume. Calculate change in volume. समझ गए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी की तरह ही है। साइंस को साथ में वैल्यू पुट करना बस, ठीक है। साइंस की वैल्यू साथ, मतलब साइंस साथ में पुट करना और कन्वर्जन का देख लेना, ये कन्वर्जन सही करना। तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ओके चलो, ओके टाटा। मेरा प्रेशर है 0.5 बार, 0.5 बार, 0.5 बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, कबीर का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। हाँ बेटा सही है कबीर, यू आर राइट। ठीक है, महिमा का भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहीं पे आंसर दे दो, 1 मिनट है, आंसर दे दो जो देना चाहते हैं। 2 बच्चों का आंसर आ गया, जो सोल्व कर रहे हैं मिनट का आंसर बता दो। ठीक है, चलो बाकी अब अपना ट्राई कर लेना। ठीक है, जिसने आंसर देना था मतलब कि वो बहुत सीरियस है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके टाटा।